Assalamualaikum viewers. I am Samula Khan and you are watching Language TV. Viewers, our today's topic is Middle English period after Chaucer part 2nd. In part first of that lecture, we discussed the political background of that period and also discussed the most important female writer of that period. Now we discuss the Middle English period after Chaucer part 2nd. In this lecture, we discuss the poets and prose writers of that period. तो आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से मुतल्लिक फर्दर लेक्चर आपको मिलते रहें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी, कंपाउंड वर्ड्स और कैंटरबरी टेल्स के मुतल्लिक तमाम लेक्चर्स की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप उनको सुनना चाहें तो लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उन्हें सुनिए। अब हम बात करेंगे विलियम डंबर की। William Dunbar was born in 1460 and died in 1530 in Scotland. Middle Scots poet attached to the court of James IV, who was the dominant figure among the Scottish Chaucerians in the golden age of Scottish poetry. अब स्कॉटिश चौसेरियंस की हमने एक टर्म यूज़ की है। चौसेरियंस ये था कि जेफरी चौसर की डेथ के बाद क्योंकि इंग्लैंड में कोई भी बड़ा पोएट पैदा नहीं हुआ तो तमाम राइटर्स जो उस वक्त के थे चौसर के बाद उन्होंने स्कॉटिश राइटर्स भी उनमें शामिल हैं तो उन्होंने चौसर को कॉपी किया, लेकिन इंग्लैंड में एज इट इज़ चौसर को कॉपी किया गया, इसलिए उनको चौसेरियंस कहा जाता है कि उनके वर्क्स पे 60, 70 और बाज़ औक़ात 80% चौसर का असर है क्योंकि उस वक्त कापी राइट नहीं थे और वो उसको बड़ा राइटर समझते थे तो उन्होंने उसको एज इट इज़ कॉपी करना शुरू कर दिया अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। नतीजा क्या निकला कि कोई अच्छा राइटर सामने नहीं आया और उस दौर में जाहिर सी बात है क्रिटिक्स भी नहीं थे। दूसरी जानिब स्कॉटलैंड में जो स्कॉटिश चौसेरियंस जिनको कहा जाता है उनमें अच्छे नाम है जिस तरह विलियम डंबर है और आगे भी आएंगे तो इनको भी स्कॉटिश चौसेरियंस कहा जाता है, लेकिन इनके अंदर क्वालिटी थी। इन्होंने चौसर को कॉपी किया लेकिन अपनी जो क्वालिटीज़ थी, क्रिएटिविटी थी वो उसमें डाली जिससे इनके वर्क्स डोमिनेंट हो गए। विलियम डंबर वाज कंसिडर्ड दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट बिटवीन चौसर एंड स्पेंसर। इंग्लिश पोएट्री में दो इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं चौसर और स्पेंसर। कहा जाता है कि चौसर और स्पेंसर के दरमियान जो बड़ा पोएट है वो विलियम डंबर है। इसका एक वर्क है द थिसल एंड द रोजेज। द थिसल एंड द रोजेज इज अ स्कॉट्स पोएम कंपोज्ड बाय विलियम डंबर टू मार्क द वेडिंग। एक शादी के मुतल्लिक है। कौन सी शादी? जो हुई थी इन अगस्त 1503 ऑफ किंग जेम्स IV ऑफ स्कॉटलैंड टू प्रिंसेस मार्गरेट ट्यूडर ऑफ इंग्लैंड, द डॉटर ऑफ हेनरी VII। हेनरी VII की डॉटर थी जिसकी शादी हुई किंग जेम्स IV स्कॉटलैंड के थे उससे। प्रिंसेस का नाम था मार्गरेट। इन दोनों की शादी से ये भी हुआ कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो गए। ही डिस्कस्ड ट्रुथ एंड ब्यूटी इन दिस फेमस वर्क। विलियम डंबर ने अपने इस फेमस वर्क में ट्रुथ और ब्यूटी को बेहतरीन अंदाज में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे रेगनाल्ड पीकॉक की। रेगनाल्ड पीकॉक was born in 1395 and died in 1461. Peacock was removed from the Privy Council and he publicly renounced his opinion in accordance with his previously stated opinion about the need for obedience in all matters of the church hierarchy. Peacock, who has been called the only great English theologian of the 15th century, was then forced to resign his bishopric in January 1459 and was removed to Thorne Abbey in Cambridgeshire where he doubtless remained until his death about 1461. ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे 15th सेंचुरी के और बहुत इम्पॉर्टेंट थियोलॉजियन थे, मजहबी राइटर थे 15th सेंचुरी के। इनको क्योंकि इनकी जो चर्च के मुतालिक ख्यालात थे उस वजह से इनको रिज़ाइन करना पड़ा तो फिर ये इनकी जो डेथ है वो भी डाउटलेस है कि इनकी डेथ कब हुई, कहाँ हुई, किस तरह हुई। एक और इम्पॉर्टेंट फिगर है जॉन फ्रॉटिस्क। ही वॉज born in 1394 and died in 1479. Sir John Fortesque of Abington in Gloucestershire was Chief Justice of the King's Bench and was the author of D. Lorbius Legum Angli. इसको क्या कहा जाता है? Commendation of the Laws of England. ये वर्क कब पब्लिश हुआ? फर्स्ट पब्लिश posthumously in 1543. John Fortesque was an influential treatise on English law. ये जो वर्क है एन इन्फ्लुएंशियल ट्रीटाइज ऑन इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ के ऊपर इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल ट्रीटाइज है। एक और वर्क है जॉन फ्रॉटिस का द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्सोल्यूट मोनार्की एंड अ लिमिटेड मोनार्की।
यहाँ हम सिर्फ जॉन वाइक्लिफ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आफ्टर चौसर इसका बहुत ज़्यादा असर है, और स्पेशली मार्टिन लूथर पे जो एक रिफॉर्मर थे चर्च के हवाले से। जॉन वाइक्लिफ वाज बोर्न इन 1320 and died in 1384. He was an English scholastic philosopher, theologian, biblical translator and reformer, priest and seminary professor at the University of Oxford. He became an influential dissident within the Roman Catholic priesthood during the 14th century and is considered an important predecessor of Protestantism. प्रोटेस्टेंटिज्म जिसकी बाकायदा बुनियाद, अब अगर आप ऐसे कह लें कि मार्टिन लूथर के दौर में रखी गई, तो ये उसके प्रेडिसर के तौर पे सामने आए, पेशराव के तौर पे। अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पोएट की, हु वाज फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन, दैट नेम वाज जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन वाज फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन। जॉन स्केल्टन, also known as John Skelton, possibly born in Diss, Norfolk, was an English poet and tutor to King Henry VIII of England. Skelton died in Westminster and was buried in St. Margaret's Church, although no trace of the tomb remains. उनकी चर्च के अंदर जो उनका टॉम्ब था, मकबरा था, उसकी अब कोई निशानी बाकी नहीं रह गई। He also gave the Skelton meter to English poetry. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश पोएट्री को उन्होंने स्केल्टन मीटर नामी एक मीटर अता किया था। He suffered at the hands of George Potenham, one of the earliest critics of poetry. इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है जॉन स्केल्टन का, वो स्पीक पैरट है। 1521 में जॉन स्केल्टन ने अपने उस मशहूर ज़माना वर्क को लिखा था। अब हम बात करेंगे सर थॉमस मिलोरी की। सर थॉमस मिलोरी वाज बोर्न इन 1415 and died in 1471. Sir Thomas Malory was an English writer, the author or compiler of the Maud de Arthur. He was the classic English language chronicle of the Arthurian England, published by William Caxton in 1485. Another important name is Francesco Petrarch, 1304 से 1374 तक। Martin Luther was born in 1483 and died in 1546. He was the most important figure after Chaucer. He was the student of Wycliffe. Martin Luther died in February 1546. He was German theologian and religious reformer who was the catalyst of the 16th century Protestant Reformation. Through his words and actions, Luther precipitated a movement that reformulated certain basic tenets of Christian belief and resulted in the division of Western Christendom between Roman Catholicism and the new Protestant traditions. क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में तकसीम हो गई, कैथोलिसिज्म में और प्रोटेस्टेंटिज्म में। मेनली ल्यूथरनिज्म, इन्हीं के नाम से ल्यूथरनिज्म, कैल्विनिज्म, the Anglican Communion, the Anabaptists, and he was one of the most influential figures in the history of Christianity. ईसाइयत की तारीख के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है मार्टिन लूथर, क्योंकि यहाँ ईसाइयत एक बहुत इम्पॉर्टेंट सतह पे खड़ी थी। वहाँ रिफॉर्म्स किए मार्टिन लूथर ने और प्रोटेस्टेंटिज्म की बाकायदा बुनियाद रखी। विलियम कैक्सटन की बात की जाए तो ये पहले इम्पॉर्टेंट पेंटर हैं, बल्कि फर्स्ट पेंटर ऑफ द इंग्लैंड हैं और पब्लिशर हैं। इन्होंने पब्लिशिंग मशीन जो है वो इंग्लैंड में लगाई थी। विलियम कैक्सटन born in 1422 and died in 1491 in London. The first English printer who as a translator and publisher exerted an important influence on English literature. अब ये बात करेंगे कि ग्रीक स्टडीज़ कैसे स्टार्ट हुई इंग्लैंड में। इस तरह हुआ कि इटली पे हमला किया तुर्कों ने और इटली से ग्रीक स्कॉलर्स भाग के इंग्लैंड आ गए और यहाँ उन्होंने ग्रीक नॉलेज की बुनियाद रखी। ऑक्सफोर्ड ओपन द डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीक स्टडीज़ एंड मेन सोर्स ऑफ दैट स्टडीज़ और एंड डिपार्टमेंट वाज विलियम ग्रोसीन एंड थॉमस लिंकर। अब एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, बुनियाद रखी गई और वो इतनी तरक्की कर गई कि डेसिडियस इरास्मस said that England is best for Greek studies. उसने कहा कि अब जो है, इरास्मस ने कहा कि अब जो है ग्रीक स्टडीज़ के लिए
कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ग्रीक स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड में ही रहा जाए, क्योंकि अब इंग्लैंड इसके हवाले से मैच्योर हो चुका है। रागर आस्कम एक और इम्पोर्टेंट फिगर है। रागर आस्कम वॉज बोर्न इन 1515 एंड डाइड इन 1568। ये क्वीन एलिजाबेथ वन के जो है टीचर भी थे। रागर आस्कम एंड थॉमस मोर वर कंसीडर्ड द राइटर्स ऑफ अरिस्टोक्रेट। इलीट क्लास के राइटर्स के तौर पे ये दोनों मशहूर थे, थॉमस मोर और रागर आस्कम। रागर आस्कम का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है स्कूल ऑफ शूटिंग, जो इन्होंने 1545 में लिखा था। अब रागर आस्कम के अगर थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ अगर हम जाते हैं तो रागर आस्कम के बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने एक तो स्कूल ऑफ शूटिंग लिखा 1545 में। इसके अलावा इन्होंने जो है एरिस्टोक्रेट्स के लिए चौंके लिखा है, तो एरिस्टोक्रेट के राइटर के तौर पे भी ये मशहूर हैं। रागर आस्कम वाज एन इंग्लिश स्कॉलर एंड डिडेक्टिक राइटर फेमस फॉर हिज प्रोज स्टाइल, हिज प्रमोशन ऑफ द वर्कुलर and his theories of education. He acted as Princess Elizabeth's tutor in Greek and Latin between 1548 and 1550 and served in the administration of Edward VI, Mary I and Elizabeth I. उस दौर का एक और इम्पोर्टेंट वर्क है जिस थॉमस मोर का जो है वो है यूटोपिया। और फिर उसी दौर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रांसलेशन हुई है वो प्लेटो की रिपब्लिक की है, जो 1551 में हुई है। और अगर मजीद राइटर्स को देखा जाए तो उनमें थॉमस वाइट, अर्ल ऑफ सरे, दे बोथ पब्लिश टोटल्स मिसेलिनी विच वाज द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट वाज टोटल्स मिसेलिनी? नाउ वी डिस्कस। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस वर्क अपीयर्ड ऑन June 5, 1557 with the title Songs and Sonnets written by the Right Honourable Lord Henry Howard, late Earl of Surrey, Thomas White the elder and others. The volume consisted of 271 poems, none of which had ever been printed before. Songs and Sonnets was the first of the poetic anthologies that became popular by the end of the 16th century and is considered to be Total's great contribution to English letters, as well as the first to be printed for the pleasure of the common reader. It was also the last large use of sonnet form for several decades in published work, until the appearance of Philip Sidney's sonnet sequence Astrophel and Stella, that was published in 1591, and the anthology of the Phoenix Nest. The Phoenix Nest was published in 1593. Now we discuss the other important works of that era. Miscellany was the first printed anthology of English poetry, हम बात कर चुके हैं। First published by Richard Total in 1557 in London. It ran to many editions in the 16th century. The Mirrors of Magistrates, ये 16th century का एक important work है। इसको भी अगर हम देख लें तो a collection of verses laments by several hands purporting to be spoken by participants in the Wars of the Roses and preaching the Tudor doctrine of obedience. Henry VIII के दौर में एक वर्क Gorbidic play by Thomas Norton and Thomas Sackville that takes as its subject Gorbidic, a mythical king of ancient Britain, first performed in 1561. It is the earliest English tragic play in blank verse. क्वीन एलिजाबेथ इनके बाद आती हैं आफ्टर चौसर पीरियड में, लेकिन इनसे पहले एडवर्ड एंड मैरी का दौर भी गुजर चुका है। क्वीन एलिजाबेथ के दौर में अटैक होता है इंग्लैंड पे, जो स्पेन की आर्मी की तरफ से होता है 1588 में, लेकिन इंग्लैंड बैटल जीत जाता है। उस वक्त भी एनार्की का खतरा था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने उस पर काबू पा लिया था। अब हम शॉर्ट सी समरी बयान करते हैं इस ईरा में क्या क्या हुआ मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर में। इंग्लिश लैंग्वेज गेन्स पॉपुलैरिटी एंड मेच्योरिटी। इंग्लिश लैंग्वेज को पॉपुलैरिटी हासिल हुई और उसने मेच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है उसमें वर्क्स लिखे जा रहे, तो ऐसा ऐसा वो ज़बान मेच्योर होती गई। जॉन वैक्लिफ्स टू ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। जॉन वैक्लिफ की टू ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, इंजील की जो 2 ट्रांसलेशन थी, उससे प्रोज राइटिंग में बहुत चेंज आया। विलियम लैंगलैंड पियर्स प्लोमैन, एक इंपॉर्टेंट वार है विलियम लैंगलैंड का, पियर्स प्लोमैन। चौसर कैंटरबरी टेल्स, चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स हैं उसने इंग्लिश लिटरेचर में एक इनकलाब ले आया। वो प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन ने 1476 में उसकी बुनियाद रखी। अब यहाँ से जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स ख़त्म होना शुरू हुए और जो है बुक्स जो हैं कागज़ पे पब्लिश होना शुरू हुई और
जाहिर सी बात है सस्ती भी हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने परचेज़ की और इल्म में इजाफा हुआ। इंग्लैंड को एज ए नेशन यूनाइट हुई और उनमें एहसास हुआ कि हम एक कौम हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यू कंट्रीज एंड कॉलोनाइजेशन। इंग्लैंड ने क्वीन एलिजाबेथ के बाद आती है, उसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू कंट्रीज़ की और कॉलोनाइजेशन की इब्तिदा हुई। यहाँ हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स, टाइप्स, या जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स, उसके जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स और उसकी तमाम टेल्स और टेल्स में जो करेक्टर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में वीडियोस सुनी है, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उन पर क्लिक कीजिए और वो वीडियोस सुनिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से मुतल्लिक फर्दर लेक्चर आपको मिलते रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।